नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, पशुपति कुमार पारस अब कहीं के नहीं रहे। जी हां, पशुपति कुमार पारस को बंगला खाली करने का भी आदेश दिया गया था। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस सड़क पर आ जाते हैं और अब पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका मिला है चिराग पासवान की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से। जी हां, बात करने के लिए हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं, विकास, नंदन, प्रिया। तो आज हम इन लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर पशुपति कुमार पारस सड़क पर क्यों आ जाते हैं, कहीं के क्यों नहीं रहते हैं भाई, क्या कुछ मामला निकल करके सामने आता है। तो चलिए एक एक करके बातचीत करते हैं। नंदन। हाँ, तो नंदन, आपसे बातचीत चल रही थी। पशुपति कुमार पारस को झटका लगता है, क्या कुछ झटका लगता है? देखिए, चलते हैं पिछले लोकसभा चुनाव के तरफ। 2019 में देखा जाए तो पशुपति पारस का जो फेस था वो बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से एक फेस था, क्योंकि उन हाजीपुर अगर बात करें तो हाजीपुर पासवान क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ पे मतलब पासवान जब रहे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है। और चिराग के पिताजी जो थे रामविलास पासवान, उन्होंने हाजीपुर को रियलिटी में एक हाजीपुर बनाया, ठीक है। और बात करें पशुपति की तो 2019 में जब वो वहाँ के सांसद थे और शिवचंद्र राम को हराकर वो सांसद बने थे, 2 लाख के ऊपर वोटों से बने थे, तो वहाँ की जनता अभी भी चाहती थी कि पशुपति पारस को वहाँ की टिकट मिले और हम वहाँ दोबारा से सांसद के रूप में पशुपति को ही देखें। यानी कि उनका क्रेज अभी भी है। लेकिन बात करते हैं इस वक्त की कि अभी पशुपति के पास क्या है। तो इस समय की बात करें तो अभी पशुपति पारस के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, पाने के लिए है। अगर वो खुद से डिसीजन ले तो बहुत कुछ पा सकते हैं विधानसभा इलेक्शंस को देखते हुए। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो पशुपति पारस के पास क्या है, तो उनके पास कुछ नहीं है। ना ही उनके पास कोई सांसद है, ना ही उनके पार्टी देखिए ना ही उनके पास कोई सांसद है, ना ही उनके पार्टी के कोई ऐसे नेता है जिनको एक आप फेस बना सकते हैं, और ना ही आपके पास कार्यालय है। समझ रही है ना? उनके पास उनके पास कुछ भी इस वक्त नहीं है। पूरी की पूरी तरीके से वो डाउनफॉल पे जा चुके हैं। रोड पर पशुपति पारस आ चुके हैं और उनके बेटे का जो भविष्य है, अपने बेटे के लिए जो वो बचा कर रखे थे अपना कैरियर, वो सारा का सारा खत्म होता हुआ दिख रहा है। प्रिंस राज पर भी आरोप में प्रिंस राज घिरे हुए हैं और उसके बाद प्रिंस राज का भी जो पॉलिटिकल करियर है वो भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस का 2 रास्ते थे। पहला कि वो विधानसभा इलेक्शन में चिराग के साथ मिलकर अपना थोड़ा बहुत फेस बना ले, या फिर दूसरा ये कि वो उन्हें राज्यपाल बना दिया। जब बहुत सारी बातें उठ रही थी, लेकिन अभी पशुपति पारस के बाद इस समय देखा जाए तो ना ही राज्यपाल के आसार दिख रहे हैं, और ना ही उनके और चिराग के संबंध सही होते हुए दिख रहे हैं विधानसभा इलेक्शन के लिए, और ना ही उनके बेटे के भविष्य की बात करें तो सही दिख रहा है। वो भी खतरे में, हाँ, वो भी खतरे में दिख रहा है। तो कहने का सेंस यही है, अर्थ यही है कि इस समय की बात करें तो पासवान खानदान की बात करें तो चिराग पासवान का जो दीपक है वो बुझने का नाम ले नहीं रहा है, और पशुपति पारस चाहते हैं अपने दीपक को उजाला बनाकर रखना, लेकिन उनका दीपक बुझ चुका है। अब कोई भी ऐसा आशा नहीं। हाँ, कहते हैं ना 0.1% आस है, तो वही 0.1 के सहारे ही पशुपति पारस इस समय जी रहे हैं। बिल्कुल नंदन। प्रिया, पशुपति कुमार पारस बड़ा खुलासा निकल करके सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जिस तरह से पशुपति पारस ने चिराग पासवान के साथ आए दिनों किए थे, 2021 की बात की जाए तो उनके पिताजी की डेथ के बाद जिस तरह से पशुपति पारस आज चाचा, भतीजे और बेटे तुल्य मानते हैं चिराग पासवान को, और उस समय के बाद उनसे उनका बंगला तक खाली करा दिया था, और चिराग पासवान बिल्कुल अपनी माँ के साथ बेसहारा हो गए थे एक तरह से, क्योंकि वहां पे उनको सपोर्ट चाहिए था। चाचा के रूप में पशुपति पारस थे, उन्हें अपने बेटे के समान उनको सपोर्ट करना चाहिए था। वहीं 2024 में जिस तरह से चिराग पासवान उभरे हैं अपनी 5 टीम के साथ, पूरा एक मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने ना ही किसी का सहारा लिया, अपने बलबूते उन्होंने लोकसभा चुनावी में जीत हासिल करके जो बिहार में अपने एक चेहरे की मुकाम मिसाइल कायम कर रहे हैं। इसे लेकर अब पशुपति पारस का कहना है कि मेरा बेटा है, मैं उसका चाचा हूँ, रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो वही तो कहा गया था, भले ही चिराग पासवान हो सकता है कि चाचा है, थोड़ा प्रेम उनकी तरफ जग जाए तो थोड़ा बहुत झुकाव कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले 2021 में उन्होंने जो किया चिराग पासवान के साथ, उसे तो नहीं भूल सकते हैं। और हालांकि अब जो बंगला खाली करने की बात आई है,
तो ये मत भूलिए कि चिराग पासवान ने भी बंगला खाली किया था, यहीं अब पशुपति पारस से भी बंगला खाली करने को कहा जा रहा है। तो जैसा करोगे वैसा तो पाओगे ही। जी, प्रिया जी ने अभी बात कही, हम पूरी तरीके से सहमत है, क्योंकि चिराग पासवान, अभी जो पशुपति पारस का हाल है वही एक समय पर चिराग पासवान का भी था। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था तब चिराग पासवान पॉलिटिकली फिगर में नए थे, उनकी उतनी ज़्यादा पहचान नहीं थी जितनी पशुपति पारस की थी। अगर पशुपति पारस चाहते तो वो उनकी मदद कर सकते थे अपने परिवार का हिस्सा बनाकर, लेकिन पूरी तरीके से निगलेक्ट किया गया और लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास का नाम देकर चिराग पासवान आज इस स्थान पर पहुंचे हैं कि आज 100% के स्ट्राइक रेट से वो जीत हासिल करते हैं और 5 के 5 सांसदों के साथ वो पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत में जाते हैं, सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हाँ, हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ही सांसद हैं। वो ये अभी के समय में अगर सब कुछ सही चलता तो पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों एक साथ रहते और एक साथ रहकर बिहार में बहुत सारे वोट्स को इकट्ठा कर सकते थे, क्योंकि दलितों का वोट बहुत ही ज्यादा हद तक जाता है राजद के बाद अगर बात करें तो। लेकिन इस समय देखा जाए तो इस समय हालत डगमगाया हुआ दिख रहा है और सिचुएशन की बात करें तो पशुपति पारस का वही हाल है जो 2-3 साल पहले चिराग पासवान का था। विकास, आपके पास आते हैं। देखिए, सबने बहुत कुछ कह लिया पशुपति पारस और चिराग पासवान के बारे में। तो अभी जो आपने शुरू में जिक्र किया था कि आखिरकार पशुपति पारस को क्या बड़े झटके लग रहे हैं, बिल्कुल उसका तो देखिए, जब से पशुपति पारस को टिकट नहीं मिला तब से उन्हें झटके ही झटके लग रहे हैं। प्रिंस राज का करियर को लेकर हो या उनका करियर को लेकर हो, पूरी तरीके से अंधकार में है। अब उनके पास क्या क्या रास्ते बचे हुए थे, जो रास्ते पे वो चलकर अपना राजनीतिक करियर को बचा सकते थे या राजनीतिक को बचा सकते थे, तो अब उनके पास ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव में अगर उन्हें कुछ सीट मिल जाता है तो एक संजीवनी के रूप में उनके पास आएगा और उनकी जो करियर है उसकी फिर से एक शुरुआत होगी। तो उससे चिराग पासवान ने दिल्ली से ही रहते हुए खंडन कर दिया था कि हम 5 पांडव बहुत हैं, अब दूसरे की इसमें एंट्री नहीं होने वाली है। तो उससे ये पता चल चुका था कि विधानसभा में भी इन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगा। हालांकि ये अभी भी कह रहे हैं कि 20 से 25 सीट हमें देंगे, 20 से 25 सीट अगर आपको दे देंगे तो जो 5 सांसद लेकर घूम रहा है उसे क्या देंगे। अब बात कर लेते हैं कि उनके पास एक और रास्ते बचे हुए थे कि राज्यपाल बनाए जाएंगे। राज्यपाल बनाकर उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाएगा, काम करेंगे वहां से और इससे वो अपनी राजनीतिक करियर को बचा लेंगे। लेकिन राज्यपाल बनना क्या इतना आसान होता है? भले केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या वो किसी को भी राज्यपाल बनाकर भेज देंगे? और राज्यपाल बनाने के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसमें क्या पशुपति पारस फिट बैठ रहे हैं? ये भी तो देखने वाली बात होगी। राज्यपाल कैसे बनेंगे? जब राज्यसभा का सांसद नहीं बनेंगे तो राज्यपाल कैसे बनेंगे? राज्यसभा का सांसद का जो 2 अभी वैकेंसी निकली है, हम बात कर लेते हैं। 2 वैकेंसी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक पे मीशा भारती है तो दूसरी पर विवेक ठाकुर है। उनकी जो सीट खाली हुई है, तो उनकी सीट खाली हुई है तो एक सीट तो आपने भर दिया जो बीजेपी के खाते में है, उपेंद्र कुशवाहा की। तो जो थोड़े बहुत कयास थे इन्हें कि हमें राज्यपाल बनाया जाएगा तो हमें पहले राज्यपाल सांसद बनना होगा, तो सांसद का वहीं पे आपका स्टॉप हो जाता है। बीजेपी आपको बड़ा झटका देती है और उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे कर देती है और वो अपने कोटे से इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का काम कर रही है। अब दूसरी सीट जो बाकी है, यहाँ पे पहले आपको ये तय करना होगा कि जो 2 सीट मिले हैं वो किनके खाते में जाएंगे। एक तो बीजेपी के खाते में जा रहे थे, वो फिलअप हो गई। क्या अब दूसरी सीट जो है वो नीतीश कुमार के खाते में जा रहे हैं? अगर नीतीश कुमार के खाते में जाएंगे तो क्या अब पशुपति पारस को नीतीश बाबू के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? और क्या यही कारण है कि नीतीश बाबू कहीं उन्हें राज्यसभा सांसद न भेज दे, इस वजह से चिराग पासवान इस वक्त नीतीश कुमार के एकदम बेहद करीब हो रहे हैं कि भाई बीजेपी तो नहीं भेजेगा, ये तो तय है, क्योंकि बीजेपी का हनुमान मैं खुद बन के बैठा हुआ हूँ दरवाजा बंद करके। नीतीश कुमार जो है वो भेज सकते हैं क्योंकि मेरा नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा है। तो अब नीतीश कुमार भी इतने आसानी से पशुपति पारस के लिए रास्ता नहीं खोलेंगे, क्योंकि चिराग पासवान मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और चिराग पासवान इस वक्त नीतीश कुमार के सबसे बड़ा सपना जो था उसे साकार करने के लिए दिल्ली में आवाज उठा रहे हैं। अपने 4 सांसदों को जिम्मेदारी दी है बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का। तो अगर नीतीश कुमार अगर ऐसे में पशुपति पारस को एंट्री देते हैं तो वो एंट्री होते ही चिराग पासवान का दरवाजा बंद होगा और जैसे ही दरवाजा बंद होगा नीतीश कुमार का सबसे महत्वपूर्ण सपना बिहार को जो लेकर था उसे चिराग पासवान बंद कर देंगे। तो इतना आसान अब नहीं है पशुपति पारस के लिए रास्ता। कहते हैं ना, कल तेरी बारी थी तो आज मेरी बारी है। कल पशुपति पारस की बारी थी। पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए हर एक
डोर वैसा बंद करवाया जहां से चिराग पासवान को एक संजीवनी मिल सके। लेकिन चिराग पासवान भी डटे रहे, अपने लिए एक रास्ता बनाया, भले ही वो कांटों से रास्ता क्यों न गुजरा, आग से गुजरा, और उस सब पर मेहनत करते हुए गुजरे, और अब उन रास्ते में सिर्फ फूल ही फूल है, जिसमें इस वक्त चिराग पासवान है। और चिराग पासवान अब वही काम कर रहे हैं जो कभी चाचा किया करते थे भतीजे को लेकर। अब देखिए, तमाम लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान के अंदर जो दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए चिराग पासवान कुछ भी कर सकते हैं। तो चिराग पासवान हो सकता है कि अंदर अंदर में चाचा से बदला ले रहे हों। जब ये खबर हम चला रहे होंगे तो जो चिराग पासवान के सपोर्टर है वो बोलेंगे कि कैसे ये बातें बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, जिसे घाव होता है, जिसे दर्द होता है, उसे पता रहता है कि मरहम क्या होगा, दवा क्या होगा। तो दवा और मरहम इस वक्त पशुपति पारस का करियर खत्म करना ही है चिराग पासवान को, और उस रास्ते पर चिराग पासवान निकले हुए हैं। भले ही चिराग पासवान बिहार को और भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, वो करेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ रास्ता पशुपति पारस का बंद करना भी चिराग पासवान ठाने हुए हैं। देखिए, विकास जी ने अभी कहा, मैं उनके बात से सहमत हूँ कि व्यक्ति अपने खुशी के पल को भूल सकता है लेकिन दुख के पल को कभी नहीं भूलेगा। और वही बात चिराग पासवान के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान के अंदर ये बात भी टिकी होगी अभी तक कि उनके पिता का विरासत है वो कार्यालय, तो उस कार्यालय को तो भैया वो छोड़ने से रहे। और उनके हाथ में वो पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके हाथ में पावर है कि वो कार्यालय आराम से ले सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, और वो करेंगे। और दूसरी बात लेकर चले तो चिराग पासवान इस समय, उन्हें पशुपति पारस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सांसद हैं, और दिल्ली में भी उनका पावर चल रहा है। वो सांसद में आवाज़ उठा रहे हैं और सांसद में अपने बिहार को, मतलब कहने का अर्थ ये है कि सेंस ये है कि चिराग पासवान और उनके सांसद इस समय इनफ हैं, ठीक है, सफिशियंट है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चलाने वाले नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी है चिराग पासवान, पुत्र तुल्य हैं। तो अब चिराग पासवान को क्या चाहिए? चिराग पासवान के पास हर एक चीज था, लेकिन एक पिता या पिता समान कोई नहीं था। तब वो जा सकते थे पशुपति पारस के पास कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे रास्ता दिखाए, लेकिन अब उनके पास रास्ता दिखाने के लिए ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे भारत को चला रहा है। तो नरेंद्र मोदी जब उनके पास है, पिता तुल्य है, तब उन्हें पिता तुल्य चाचा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी उस पिता तुल्य चाचा की जिन्होंने आपको एक समय पर अपना भतीजा के, अपना दोस्त तक नहीं समझा था, एक दुश्मन की तरह आपके साथ व्यवहार किया था। हाँ, ये हम खुद से नहीं कह रहे हैं, ये हम एक आंकड़े कह रहे हैं। हाँ, और जो पास्ट में हुआ है उस चीज को हम उजागर कर रहे हैं। तो चिराग पासवान इस समय सबसे बेटर लीडर है, सबसे बेस्ट लीडर है, और उन्हें इस समय किसी की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट लीडर। उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास जितने सांसद हैं, हम सक्षम हैं, हम हर एक डिसीजन को सामने रख सकते हैं और हर एक क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं और अपने बिहार को सबसे ऊपर ले जाएंगे। इस समय चिराग पासवान की जरूरत है पशुपति पारस को, नो डाउट, लेकिन कुछ साल पहले चिराग को जरूरत थी आपकी, तब आप उनके साथ नहीं थे। और चिराग पासवान के अंदर वो चीज अभी भी खटक रही होगी कि जब हम पॉलिटिक्स में नए थे तब मेरे चाचा ही मेरे साथ नहीं थे, और आज जब चाचा को और नए प्रिंस राज को ज़रूरत है मेरी, तो भैया हम कैसे कर दें? क्योंकि अभी हमारे पास सांसद है, अभी हमारे पास 100% का स्ट्राइक रेट है, अभी हम बहुत अच्छे फेस पर जा रहे हैं, अभी हम पूरा भारत हमें चाह रहा है, बिहार हमें चाह रहा है, खुद नरेंद्र मोदी हमें चाह रहे हैं, तो भैया अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। देखिए मधुबाला, मैं यहीं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पशुपति पारस जो हैं इस वक्त उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उनके पास ना अब एक सांसद है, एक पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो सिर्फ नाम भर की बची हुई है। ना एक विधायक है, ना एक सांसद है, ना कोई मंत्री पद है, ना कोई एमएलसी है, यानी कि 0 बाई सन्नाटा अगर कहा जाए तो इस वक्त पशुपति पारस है। और वैसे में पशुपति पारस के पास अब क्या रास्ते बचते हैं? अगर एनडीए उन्हें टिकट विधानसभा में नहीं देती है तो वो क्या करेंगे? क्या वो महागठबंधन के पास जाएंगे? तो जाने का कोशिश पहले ही कर चुके हैं। लोकसभा में ही वो महागठबंधन के पास जाने का कोशिश किए थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने पशुपति पारस को क्या कहा था कि वो फ्यूज बल्ब है, फ्यूज बल्ब को अपने पास भीड़ लाकर क्या फायदा? उसी महागठबंधन में जाने के लिए उन्होंने अपना केंद्रीय पद भी छोड़ा था, लेकिन उसका भी कोई फायदा उन्हें नहीं मिला, क्योंकि फ्यूज बल्ब को रखने से सीधा महागठबंधन मना कर चुकी है। तो वैसे में पशुपति पारस अब क्या करेंगे? क्योंकि फ्यूज बल्ब है भाई, न इधर के रहे ना उधर के रहे, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, खिसियानी बिल्ली जो खंभा नोचती है वही काम करेंगे। वो एनडीए के खिलाफ ही
कभी नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवार उतारे थे, उस तरीके से पशुपति पारस आखिरी दम में चाल चलेंगे और एनडीए के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे ताकि एनडीए को विधानसभा में नुकसान हो। लेकिन नुकसान नहीं हो सकता। अब पशुपति पारस का वो धरा नहीं रहा, अब पशुपति पारस के साथ उतने वोट बैंक नहीं रहे, अब पशुपति पारस वो नाम नहीं रहे जो नाम कभी हुआ करते थे कि अगर वो कहीं किसी मंच पे चले जाए तो भीड़ जुट जाए। अब वो माहौल नहीं रहा, अब वो माहौल नहीं रहा, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं। अब पासवान जो जाति हैं, पासवान जो कास्ट के लोग हैं, वो भी ये समझ चुके हैं कि हमारा नेता इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है, जो पासवान हित के लिए काम कर सकते हैं, जो तमाम जातियों के लिए काम कर सकते हैं, दलितों के लिए कर सकते हैं, बिहार के विकास के लिए कर सकते हैं। तो पशुपति पारस अगर अपना कैंडिडेट 2025 में चुनावी मैदान में उतारते भी हैं एनडीए से नाराज होकर, तो एनडीए को यहाँ पर कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि पशुपति पारस जो कोई बड़ा नुकसान इससे होगा और इससे उनका राजनीतिक करियर जो है वो पूरी तरीके से डी एंड हो जाएगी। अभी तो एक उम्मीद जो छोटी सी बाकी है वो भी वहां पर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, पशुपति पारस ना घर के रहे ना घाट के रहे। बता दें आपको, जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस का जो अभी हाल हुआ है वही हाल वो अपने भतीजे चिराग पासवान का भी कर दिए थे। बता दें आपको, पशुपति कुमार पारस को लेकर के इस समय की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस लगातार दावा कर रहे थे, यहाँ तक कि वो काफी उम्मीद जगाए हुए थे, अब वो उम्मीद पर भी पानी फिर जाता है। अब पशुपति कुमार पारस के पास कुछ भी नहीं बचा है। देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति कुमार पारस क्या कुछ फैसला लेते हैं। तब